जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव और उसके मद्देनजर नीतीश कुमार ने पटना में जो बैठक बुलाई है 12 जून को, उसके ऊपर आखिर उसमें होने क्या वाला है और उससे नीतीश को क्या हासिल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। सत्ता के लिए 5 बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार के मन में इतिहास बनाने की चाह है। उनसे ज़्यादा जल्दी उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी की नज़र सीएम की कुर्सी पर है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का स्वार्थ तो समझ में आ सकता है, लेकिन नीतीश की पार्टी को ऐसा क्या हुआ, उनको क्या जल्दी है? क्योंकि जेडीयू के गलियारों से कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं। इसमें से एक खबर महत्वपूर्ण है। इसे जानकर राहुल गांधी परेशान हो सकते हैं। कर्नाटक की जीत से बूस्टर डोज तो उन्हीं को मिला है, लेकिन हड़बड़ी में नीतीश कुमार है। राहुल अभी अमेरिका में इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर रहे हैं और इधर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। ये जेडीयू के अंदर खाने से खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कल तक तो यही पता नहीं था कि इस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी भी या नहीं। खैर, जयराम रमेश ने अब ये क्लियर कर दिया है, उनकी पार्टी से कोई ना कोई जाएगा, लेकिन नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी, इस पर घनघोर संदेह है। सिद्धारमैया से लेकर गहलोत तक अब राहुल को पीएम पद के लिए फिट मान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें नए राहुल के अभ्युदय का आभास हो रहा है। राहुल कर्नाटक और हिमाचल की जीत से पहले ही ये कह चुके हैं खुद भी कि अब वो पहले वाले राहुल नहीं रहे, मतलब सीन थोड़ा साफ है। इधर ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से ताबड़तोड़ मुलाकात के बाद नीतीश इस मायने में कामयाब माने जाएंगे कि उनके कहने पर पटना में सभी विपक्षी दल जुट रहे हैं। पर विपक्षी दलों के बीच का वैचारिक व्यवहारिक विरोधाभास खत्म हो गया है, ऐसा कहना मूर्खता होगी। खुद नीतीश कुमार इस मामले में विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसे ऐसे समझते हैं, 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, कांग्रेस की सत्ता मिटाने के लिए। और नीतीश कुमार अपनी राजनीति ही जेपी को समर्पित करने की बात करते आए हैं। वही नीतीश उस ऐतिहासिक पटना की गोल्डन जुबली पटना वाली रैली के गोल्डन जुबली साल में कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को भगाने का दम भरने वाले हैं। ये बात कांग्रेस और ममता दोनों को मालूम है कि नीतीश की राजनीति वाजपेयी से लेकर मोदी काल तक भाजपा के साथ घूमती रही है। चाहे बिहार में भाजपा ने जेडीयू से ताकत पाई हो या नीतीश ने बीजेपी से, या फिर दोनों ने एक दूसरे से, लेकिन क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 में 1-to-1 फार्मूलों को लागू करा पाएंगे? ये फार्मूला है भाजपा के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने का। मतलब बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ही ना। कर्नाटक की जीत के बाद राहुल क्या इसके लिए तैयार होंगे? अब थोड़ा सा आंकड़ों पे देखते हैं कि सीधा मुकाबला कहां है और कहां पेच फंसेगा। नीतीश की कोशिश और मोदी को हटाने की मोदी की चाहत जो है, उसके कुछ आंकड़े आपको दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 190 ऐसी हैं जिन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इनमें से 92% सीटों पर भाजपा के सांसद हैं, मतलब 175 सीटों पर भगवा का परचम। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर काबिज है। आगे 185 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का मुकाबला गैर कांग्रेसी दलों से है। पिछले चुनाव में इनमें से 128 पर भाजपा और 57 पर अन्य दलों की जीत हुई। अब 71 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला गैर भाजपा दलों से है, जो नीतीश की अगुवाई में पटना में मिलेंगे। पिछले चुनाव में 71 में से 37 पर कांग्रेस जीती, 34 पर दूसरे क्षेत्रीय दलों की जीत हुई। पूरे देश के मैप में हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करना मुश्किल है, लेकिन अगर जीते हुए और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों को देखें, उनके दलों को देखें, तो 5 इलाके की तस्वीर साफ होती है, यानी 5 रीजन्स आपको दिखाई देंगे। पहला, भाजपा बनाम कांग्रेस, 161 सीटें हैं ऐसी। ये हैं मध्य और उत्तर भारत के 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश।
इनमें से 147 पर दोनों राष्ट्रीय दल आमने सामने हैं। 12 सीटों पर भाजपा या कांग्रेस का मुकाबला किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी से है और 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच ही है। अगर 19 के नतीजों को देखें तो 161 में 147 सीट पर भाजपा, कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीत सकी, अन्य के खाते में 5। अब चार्ट में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की सभी 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भगवा झंडा लहराया। कर्नाटक में 28 में से 21 पर भाजपा जीती। गुजरात की सभी 26 सीटें भाजपा के खाते में गई। राजस्थान में भी 25 में 24 पर भगवा झंडा फहराया। हरियाणा में 11 में 10 बीजेपी के खाते में, तो असम में 14 में से 9 पर भाजपा की जीत। अन्य राज्यों की सभी 18 सीटों पर, मतलब इन 161 सीटों वालों में सभी 18 पर भाजपा जीती। अब दूसरा जो एक रीजन बनता है वो है भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल। 198 ऐसी सीटें हैं जहां ये स्थिति बनती है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं। इसमें से 116 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इन राज्यों में 154 सीटों पर भाजपा और रीजनल पार्टी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। 25 पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। 19 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां आपस में टकराती हुई दिखी। पश्चिम बंगाल में चौतरफा मुकाबला था, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट। इसके बावजूद 42 में 39 सीटों पर भाजपा या तो जीती या दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर रही। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, हम सबने सुना है। वहां की 80 में से 62 सीटें भाजपा ने हासिल की। 74 सीटों पर उसका मुकाबला सपा, बसपा या उसकी सहयोगी पार्टियों से रहा। उनमें से सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस पहले या दूसरे स्थान पर रही। ये एक दूसरा रीजन जो बनता हुआ दिखता है मैप पर। तीसरा, जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, ऐसी 25 सीटें केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी में। इस 25 में 17 पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन 20 सीटों पर कांग्रेस पहले या दूसरे स्थान पर रही, यानी कांग्रेस का मजबूत ये इलाका है। भाजपा सिर्फ केरल की 1 सीट पर इस रीजन में दूसरे स्थान पर रही। चौथा एक जो बनती है तस्वीर, वो बहुकोणीय मुकाबला। ऐसी 93 सीटें हैं। कहाँ हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और इनके अलावा 6 राज्य, इनको मिलाकर इन 93 सीटों में से 2 से ज़्यादा दल यहाँ लड़ रहे हैं। अगर 19 के रिजल्ट को देखें तो भाजपा ने यहाँ भी 40 सीटों पर जीत हासिल की। बाकी दलों ने 41, कांग्रेस 12। महाराष्ट्र में लेकिन इस बार फिजा बदली हुई है। शिवसेना 2 फार हो चुकी है। एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर सरकार में है, लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव के प्रति सहानुभूति वहाँ दिखाई दे रही है। अब 5वां जो रीजन है जहाँ क्षेत्रीय दल आपस में लड़ते हैं, 66 सीटें ऐसी हैं। कहाँ? खासतौर पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ भाजपा कहीं सीन में नहीं है। क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जिनमें से पिछले इलेक्शन में 58 सीटें इन लोगों ने जीती। तमिलनाडु की 39 सीटों में 12 पर कांग्रेस या भाजपा का वजूद तो दिखा, लेकिन ऐसा उनके स्थानीय सहयोगियों के कारण, न कि उनके उस पार्टी के कारण। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का 1-to-1 फार्मूला कितना कारगर हो पाएगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। वो भी तब जब वाईएसआर कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा, बीजू जनता दल के नेता नए संसद भवन के उद्घाटन में मोदी से गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए, तो मायावती ने अपना शुभ संदेश मोदी को भेज दिया। इसलिए नीतीश कुमार के लिए उन 256 सीटों पर सुलह कराना बहुत मुश्किल है, जहां आपस में वो पार्टियां भिड़ रही हैं जिनको एक करने की चुनौती नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ली है। आज के लिए इतना ही।